हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त विजय सिंह सामोता, जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें ताकि जो महत्वपूर्ण सूचना है वो प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो नींव है, उसी पर ही सब कुछ टिका हुआ है। यानी कि हम आज सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि जो 2023-24 के लिए बोर्ड ने क्या सिलेबस डिसाइड किया है, एनसीटी ने क्या डिसाइड किया है, एनसीईआरटी ने क्या सिलेबस डिसाइड किया है 30% की कटौती के साथ। तो अब हम 12th में हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या पोर्शन हटाया है और क्या पोर्शन जुड़ा है। जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। बोर्ड एनसीईआरटी ने कोई कुछ भी जोड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ घटाया है। तो जिन स्टूडेंट के पास पुरानी किताबें हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी नया नहीं जोड़ा, बल्कि सिलेबस में 30% की कटौती की गई थी। तो कुछ चैप्टर गायब कर दिए गए हैं, कुछ में कुछ टॉपिक्स गायब कर दिए गए हैं, जो एक प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करनी है। सिलेबस एक बार दिमाग में बैठा लो तो फिर तैयारी करने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, हमें पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आज हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि कौन से चैप्टर हटाए हैं। तो कुल अंक 24 है, सॉरी 24 नहीं, कुल अंक 80 का है पेपर आपका। तो पेपर 80 का है, लेकिन 30% सिलेबस की कटौती की वजह से अन्य चैप्टरों के अंक बार बढ़ गए। तो पहले हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें दो बुक चलती है, समकालीन विश्व और स्वतंत्र भारत के बाद में राजनीति। एक तो समकालीन विश्व है, दूसरी है स्वतंत्रता, यानी 1947 के बाद राजनीति में क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसको सम्मिलित किया गया है। तो पहले हम देखते हैं समकालीन विश्व बुक में क्या चेंज किया गया है। पहले इसमें 9 अध्याय थे, अब इनको घटाकर 7 अध्याय कर दिए गए। तो इनमें फर्स्ट अध्याय पहले शीत युद्ध का दौर था, जिसको बोर्ड ने हटा दिया। तो हमें शीत युद्ध वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। एक पोर्शन जो 3 नंबर पे था, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, इस टॉपिक को भी उन्होंने हटा दिया। तो अब कुल मिला के इसमें 7 टॉपिक या 7 अध्याय रह गए हैं। तो इसका फर्स्ट जो अध्याय है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। हालांकि ये टॉपिक शीत युद्ध से काफ़ी मिलता जुलता है,
दो ध्रुवीयता, यानी कि वहीं से शीत युद्ध के दौरान ये हुआ था। फिर टॉपिक है सत्ता के समकालीन केंद्र। जिसमें यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, चीन, आसियान, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिणी एशिया। तो इसमें ऑल ओवर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें लोकतंत्र की स्थापना, नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ना, जातीय संघर्ष, भारत पाकिस्तान के संबंध और भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, ये इस समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। फिर अगला जो चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो पहले की तरह एज इट इज है। जिसमें यूएनओ है, आईएमएफ है। तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जो अगला टॉपिक है वो है समकालीन विश्व की सुरक्षा। यह टॉपिक है। फिर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण। तो अब हमें 9 के बजाय 7 टॉपिक पढ़ने हैं, ये 7 अध्याय पढ़ने हैं। तो अब इन पे अंकों का भार 40 नंबर के है। समकालीन विश्व जो बुक है वो 40 नंबर की है। तो अब इसमें अंकों का डिवाइडेशन कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि जो दो ध्रुवीयता का अंक ये है 6 नंबर का। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये भी 6 नंबर का। समकालीन दक्षिणी एशिया 6 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 नंबर का। समकालीन विश्व में सुरक्षा भी 5 नंबर का। प्राकृतिक और संसाधन ये भी 5 नंबर का है। वैश्वीकरण 6 नंबर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो विभाजन, अंकों का विभाजन किया है, इनका योग 40 आ रहा है। तो एनसीईआरटी ने समकालीन विश्व बुक में 2 चैप्टर गायब किए, यानी कि उनको हटा दिया गया है। अब हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। उनका अंकों का भी हमें पता चल गया है, कौन सा कितने अंक का है चैप्टर। तो इस प्रकार हम सिलेबस को और अंकों को ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी होगी। लगभग अंक तो सब में सेम से हैं, 5 6 5 6 5 6। लेकिन जब ब्लूप्रिंट मैंने खूब ढूंढा था, मिला नहीं, जो न्यू ब्लूप्रिंट है। जब न्यू ब्लूप्रिंट मिल जाएगा तो हमें और पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कितने नंबर का लघुतरात्मक आ रहा है, कितने नंबर का अति लघुतरात्मक आ रहा है, निबंधात्मक कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार इस समकालीन विश्व में 9 के बजाय अब हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो पुरानी बुक वालों को कोई नुकसान नहीं है, जिनके पास है वो जो 2 टॉपिक गायब किए हैं उनको छोड़ दें और बाकी और टॉपिकों का अध्ययन करें। फिर आती है अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति।
तो इसमें फर्स्ट चैप्टर, इसमें टोटल 9 अध्याय हैं। तो 9 अध्याय हैं इसमें। फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। कहने का मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम में राष्ट्र को एकजुट करने या राष्ट्र के निर्माण के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये सब इसमें है। फिर दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो अध्याय है, एक दल का प्रभुत्व का दौर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके कि लगभग 80 या 84 तक रहा था कांग्रेस का वर्चस्व। यह भी पार्ट एज इट इज है। फिर है नियोजित राजनीतिक विकास, ये भी 3rd नंबर पे है, ये भी एज इट इज है। भारत का विदेशियों से विदेशी संबंध, भारत का विदेशियों से संबंध। अब ये जो विदेशियों से संबंध है, ये इसमें भी बोर्ड ने, एनसीटी ने कुछ सब पॉइंट डाल रखे हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारतीय विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता के संबंध में भारत की विदेश नीति, चीन के साथ शांति और संघर्ष, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए या शांति के जो प्रयास हुए, और परमाणु शक्ति या जो भारत की परमाणु नीति थी, ये सब भारत के विदेश संबंधों में हमें पढ़ने। फिर है अगला चैप्टर 5 नंबर, कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापन। ये एज इट इज है, 5 नंबर का है, एज इट इज। छठा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये भी एज इट इज रखा है। जिसमें हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट में हम जो अध्ययन करेंगे वो आपातकाल की पृष्ठभूमि, जो 1975 में जो आपातकाल लगा था उसकी पृष्ठभूमि, आपातकाल के बाद की राजनीति। यानी कि ये जो चैप्टर है ये लगभग 70 या 80 के दशक के आसपास की राजनीति का हमें दिखाता है। 70-80 के दशक की अमूमन राजनीति दिखाता है कि आपातकाल, फिर आपातकाल के बाद में एक तरफ से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि ये टोटल ही आपातकाल पर बेस्ड है। एक शब्द में कहें तो ये आपातकाल पर ही बेस्ड है। तो 6 नंबर अध्याय बोर्ड ने ऐसे कैसे रखा है। 7 नंबर अध्याय था अपना जन आंदोलन और उसके जन आंदोलन के उद्देश्य, लेकिन बोर्ड ने इस चैप्टर को हटा दिया। अब ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। फिर अगला जो चैप्टर है वह है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। जो चैप्टर नंबर 8 था, लेकिन अब चैप्टर नंबर 7 हो गया। अब हमें ये देखना है कि चैप्टर नंबर 7 जो पहले 8 था क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अब उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो उसमें क्षेत्र, राष्ट्र, जम्मू कश्मीर,
पंजाब, पूर्वोत्तरी राज्य, भारी लोगों का जो आंदोलन हुआ था, या फिर सिख आंदोलन है, ये सब हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं यानी कि जो क्षेत्र विशेष से संबंधित थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तरी राज्य हो गए, पंजाब से है, तो जो भी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्याएं थी वो इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 7, नई बुक में 7 है, पुरानी में 8 है, क्योंकि जन आंदोलन से अध्याय को एनसीईआरटी ने हटा दिया। फिर जो लास्ट है जो चैप्टर नंबर 9 है, अब वो 8 हो गए, जो है भारतीय राजनीति में बदलाव। कि भारतीय राजनीति या भारतीय पॉलिटिक्स में कौन कौन से नए बदलाव हुए, ये सब हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। जैसे 1990 के बाद जो गठबंधन की सरकारें बनी, पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग, सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता, लोक और लोकतंत्र, तो इन सब के बारे में जो भारतीय राजनीति में नए बदलाव हुए हैं वो हम इन सब के बारे में अध्याय नंबर 8, नया अध्याय नंबर 8 और पुराने में अध्याय नंबर 9, इस प्रकार एनसीईआरटी ने सिलेबस में चेंज किया है। हाँ, स्वतंत्र भारत के बाद की राजनीति में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर से प्रश्न या जो टॉपिक है उनको भी डिलीट किया है, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कितने नंबर प्रश्न पे है जो इसमें गायब किया गया है, या जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में गहनता से डिस्कस करेंगे कि वो चैप्टर क्यों गायब किया गया है, क्या कारण हो सकता है, संभावित कारण हो सकता है। इन पे हम अगली क्लास में या जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और जब जहाँ पे जो टॉपिक कट हुए हैं उनके बारे में वहीं पे हम बात करेंगे। तो इस तरह 8 अध्याय ही 7 अध्याय फर्स्ट समकालीन विश्व में और 7 अध्याय स्वतंत्र भारत की राजनीति में है। तो अब अंकों का डिवाइडेशन देखते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती 5 नंबर का है। एक दल के प्रभुत्व का दौर 4 नंबर का है। नियोजित विकास की राजनीति 5 नंबर का है। भारत के विदेशी संबंध 5 नंबर का है। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापन 5 नंबर का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 5 नंबर का है। जन आंदोलन का उदय चैप्टर को हटा दिया गया है, पूरी तरह हटा दिया गया है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये 6 नंबर का चैप्टर। तो कहने का मतलब इस चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जो भारतीय राजनीति एवं नए बदलाव, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल का सिलेबस हमने क्लियर किया।
फर्स्ट में 2 चैप्टर गायब किए हैं, शीत युद्ध का दौर और समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। सेकेंड बुक में 1 चैप्टर गायब किया है, जन आंदोलन का उदय, लेकिन कुछ चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिकों को भी कट किया गया है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से सब टॉपिक कैंसिल किए हैं या उनको कट किया है। तो इस प्रकार हमने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का एनालिसिस किया। अभी कुछ दिन बाद में इसका ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि क्या बोर्ड ने इसका क्या ब्लूप्रिंट रखा है, तो उस आधार पर अपन और भी गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी साल तैयारी करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास या अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। अब हम देखते हैं हिस्ट्री कि हिस्ट्री में कितना बदलाव किया गया है। तो हमारे सिलेबस में हिस्ट्री के 3 पोर्शन हैं जो मैंने पहले बता दिए थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हमें ये देखना है कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, किसमें किसी पॉइंट को डिलीट किया गया है। तो अब हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि जब तक चेंजेस का पता नहीं चलेगा स्टूडेंट को तब तक वो पूरा पढ़ता रहेगा जो उसको कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट भाग, तीनों ही बुक भारत के इतिहास के कुछ विषय इसी नाम से हैं। तीनों बुक के बारे में हम देखते हैं कि क्या उन्होंने हटाया है, क्या जोड़ा तो कुछ भी नहीं है, किस चैप्टर को गायब किया है, किसमें कोई टॉपिक को गायब किया है। भाग फर्स्ट में हमारा पहला जो चैप्टर या अध्याय है ईंट, मनके और अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति बोल दो, हड़प्पा सभ्यता बोल दो, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो। इस टॉपिक में इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इसमें क्या पढ़ना है हमें, आरंभ है, कृषि कैसी थी, माप तोल के साथ बाट कैसे थे, माप तोल की इकाइयाँ क्या थी, देवी देवता का उस टाइम में कौन से थे, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, कुछ नए नगर जो खोजे गए, मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा था उसके बारे में भी विस्तार से इसमें दिया गया है। इसका विनाश कैसे हुआ, यानी कि आरंभ और विनाश तक का पूरा अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो ये चैप्टर है 8 नंबर। तो स्वाभाविक से मेरा आइडिया के अनुसार निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा और 2 पिछले साल के पेपर देखने के बाद में और भी क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा इसमें टॉपिक है राजा किसान नगर। राजा किसान नगर, तो इस टॉपिक के अंदर जैसे थोड़ा हम हड़प्पा सभ्यता से आगे निकले तो वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद में कबीले बने, फिर जन बने, जन से फिर महाजनपद बने। इस तरह राज्यों का निर्माण एक क्रमबद्ध तरीके से हुआ। फिर लास्ट में सबसे शक्तिशाली मगध राज्य बना। तो उस टाइम में इसमें दे रखा 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। अब ये भी समस्या है, 600 ईसा पूर्व, एक तो ईसा पूर्व आता है और एक ईस्वी आती है। तो इसमें मौर्य काल का भी अध्ययन होगा। उस टाइम में नगर कैसे थे, किसानों की स्थिति कैसी थी, राजा का व्यवहार, ये सब कैसे थे, वो इसमें पढ़ेंगे। फिर थर्ड जो टॉपिक है भाग फर्स्ट का, वो है बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज। इसके अंदर वही व्यापार है, सामाजिक विषमता है, वर्ग हैं, वर्ण हैं, जाति का निर्माण कैसे हुआ, वर्ग कैसे बने, जो भी सामाजिकता से रिलेटेड है वो सब इस चैप्टर में है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इसमें है विचारक, विश्वास और इमारत। ये भी हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का पढ़ना है कि उस टाइम में लोगों के, या जो उस टाइम के जो विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, उनके क्या विचार थे, कैसी उस टाइम में इमारतें थी, क्योंकि इसमें मौर्य काल भी आ जाता है। तो उनका इस अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब जैसे इसमें मोटे मोटे तौर पे हम बता दें कि इसमें बौद्ध, जैन, यज्ञ है, महावीर स्वामी, बुद्ध, स्तूप जो मौर्य काल में बने थे, स्तंभ, खासकर जो दो हैं अमरावती और सांची, इनके बारे में क्लियर पॉइंट दे रखा है। मूर्ति कला है, वास्तुकला है, ये सब इस टॉपिक के अंदर पढ़े जाएंगे। तो ये भी 6 नंबर का है। राजा नगर दूसरा चैप्टर 7 का था, तीसरा चैप्टर भी 7 का था, और चौथा चैप्टर जो विचारक, विश्वास, मतलब संस्कृति से संबंधित जो विकास हुए हैं वो 6 नंबर का है। अब हम सेकेंड बुक की तरफ बढ़ते हैं, जो भी भारत के इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 के नाम से है। तो उसमें जो पहला टॉपिक है, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ 10वीं से 17वीं सदी तक। तो इसके अंदर जैसे बाहर से जो भी आए, अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, बर्नियर है, तो इसके बारे में हम जो भी विचारकों ने
विचार प्रस्तुत किए हैं समाज के बारे में, परिवार के बारे में, स्त्रियों के बारे में, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर है 6 नंबर का। फिर इसके बाद में आते हैं सूफी भक्ति आंदोलन या परंपराएं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक विचारों के बारे में जानेंगे, जो इनके विचारों को प्रसारित कर रहे थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये सूफी भक्ति आंदोलन, ये चैप्टर रहेगा अपने 7 नंबर का। फिर है भक्ति सूफी आंदोलन के बाद में है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक, जिसमें हम्पी की खोज है, राय नामक नायक सुल्तान है, विजयनगर को राजधानी बनाया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक केंद्र हैं, राजकीय संस्थान हैं, मंदिर हैं, इन सब के विजयनगर के जो साम्राज्य था उसके बाद अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करेंगे। फिर जो अगला जो टॉपिक है वो है किसान, जमींदार और राज्य। इसमें किसान कृषि उत्पादन, जिम्मेदारी प्रथा, राजस्व प्रणाली, और एक विशेष दे रखा है इसमें आईने अकबरी में, जो अबुल फजल की लिखी हुई है आईने अकबरी में, इसका क्या विवरण दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये उस समय के किसान, जमींदार, स्त्रियों की कृषि में क्या भूमिका थी, इन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और एक विशेष है आईने अकबरी के बारे में इसमें दे रखा है, और ये भी 6 नंबर का चैप्टर है। 9वां जो चैप्टर है राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार, इस टॉपिक को बोर्ड ने हटा दिया। अब पार्ट 3 पे चलते हैं। पहला जो टॉपिक है उपनिवेशवाद, विवाद एवं देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। यानी कि उपनिवेशवाद जो अंग्रेजों की समय, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। कैसे उपनिवेश को बढ़ावा मिला, कैसे उपनिवेश सभी जगह प्रसारित हुआ, ये एज इट इज रखा गया है। और ये भी 6 नंबर का है। फिर है विद्रोही राज, 1857 की क्रांति, ये भी 6 नंबर का है। फिर है औपनिवेशिक शहर, इस टॉपिक को इन्होंने हटा दिया है। औपनिवेशिक शहर, इस टॉपिक को इन्होंने हटा दिया है। फिर आता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये अपने 7 नंबर का है, और यहाँ से डेफिनेट निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा। फिर है विभाजन को समझना,
ये भी इन्होंने हटा दिया है। औपनिवेशिक शहर और विभाजन को समझना, इन दोनों टॉपिकों को हटा दिया है। और संविधान निर्माण एक नए युग की शुरुआत, संविधान निर्माण एक नए युग की शुरुआत, ये 6 नंबर का है, जो आपके पॉलिटिकल साइंस में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है। और 5 नंबर का मानचित्र है। मैं पहले की क्लासों में भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो सिलेबस डिसाइड करती है तो उसमें मानचित्रों का भी जिक्र करता है। तो प्लीज़ मानचित्रों को अवॉइड ना करें, क्योंकि 10th में एसएसटी में मानचित्र है, हिस्ट्री के अंदर भी मानचित्र दे रखा है। तो अगर अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे ले तो 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिलेबस एनालिसिस जो आरबीएससी की साइट पर मुझे मिला था, न्यू सिलेबस जो 2024। इसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब मैं जल्द ही आपको इनके अंक विभाजन, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कहाँ से, पर क्वेश्चन की प्रकृति 5 होती है: ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, दीर्घात्मक और निबंधात्मक। इन 5 कैटेगरियों में ही पेपर बनता है। इसमें मस्ट है मानचित्र 5 नंबर का आएगा ही आएगा। हिस्ट्री ये कन्फर्म मान के चलो। विजयनगर वाले में 8 नंबर का चैप्टर है, यहाँ से भी निबंधात्मक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। महात्मा गांधी वाले में से पूरे चांस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इसका ब्लूप्रिंट प्राप्त करने का, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ताकि आपको अध्ययन में कोई असुविधा ना हो, आपका अध्ययन बराबर चलता रहे। अगर किसी को कोई समस्या या दिक्कत हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। काउंसलिंग के जरिए उसकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट, चाहे वो गांव के दूर दराज इलाकों में हो, चाहे शहर में हो, सबको पॉजिटिव और अच्छी शिक्षा मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको हकीकत से वाकिफ करवाना और आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना। बाकी जैसे ही अगस्त के फर्स्ट वीक में अपनी क्लास स्टार्ट होगी, कोई भी समस्या नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और 10वीं में एसएसटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज मुझे सिलेबस मिला, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और हमेशा पॉजिटिव रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।